फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत का भूगोल सामान्य परिचय पर आधारित एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न उत्तर। ये प्रश्न आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप बिहार टीचर का तैयारी कर रहे हैं, या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी का किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो ये बेहद ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए होगा क्लास। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देर का शुरू करते हैं आज का सेशन हम लोगों का। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? ये हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो हो जाएगा 7वां स्थान। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पॉलिटी का जो क्लास है वो भी इस चैनल पर चल रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड। तो आप लोग वो वीडियो भी जाके चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं और अपना तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए डेली ज्योग्राफी और पॉलिटी का क्लास लेकर आऊँगा, तो आप लोग चैनल पर विजिट करके डेली क्लास कर सकते हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन। भारत भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। तो एग्ज़ाम में फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर कितने किलोमीटर तक है? तो आपको बताना है 2933 किलोमीटर। और वही क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर से दक्षिण तक में कितने किलोमीटर है? तो 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो कितना भाग हो जाएगा? 2.4%। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो आपको पता है, इसका हो जाएगा 8 डिग्री 4 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश के मध्य में। आगे, देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? तो देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? तो ये हो जाएगा समय एवं अवस्थिति को। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये आपको पता है 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा होकर गुजरती है। भारत के राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है, तो पहला हो जाएगा गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, 4 नंबर पे है छत्तीसगढ़, 5 नंबर पे झारखंड, 6 पे पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा मिजोरम। तो यही 8 राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा। आगे, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता जो कि गुजरात तथा पूर्वी बिंदु कीवितु अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है? तो हो जाएगा 2 घंटे का अंतर है। फ्रेंड्स, ये बीपीएससी टीआरई में क्वेश्चन पूछा गया है। आप बिहार टीचर का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप कभी भी इस वीडियो को देखिएगा, 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिए, आपका इससे बाहर एग्ज़ाम में क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। क्योंकि एनसीईआरटी में इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न बनने वाले थे, इसमें सारा प्रश्न इसमें है इम्पोर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। आगे, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा किस शहर होकर गुजरती है? तो ये हो जाएगा इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर होता है।
आगे देखते हैं। यदि भारतीय मानक यमोत्तर पर मध्यम है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा, मतलब 2 घंटा 30 मिनट होगा। आगे, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये इंदिरा पॉइंट। तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु, आप ये तो नहीं भी एग्जाम में रहेगा आपका, या पूछता है एग्जाम में भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपको बताना इंदिरा पॉइंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, ये वाला आपको एग्जाम में लगभग ये वाला प्रश्न पूछता है, ये पूछता है। आगे, इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर ये स्थित है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो कौन सा ऐसा जिला है जो जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये हो जाएगा सोनभद्र, जो कि उत्तर प्रदेश में है। दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव का विलय के बारे में इसमें जानेंगे। संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के मध्य से उपयुक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया। यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेशों का नाम दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव होगा और इसकी राजधानी कहाँ होगी? तो ये हो जाएगी दमन होगा। देश के चतुर्दिक अंतिमा सीमा, तो यहाँ देखिए उत्तरतम बिंदु में क्या है? इंदिरा कॉल, जो कि लद्दाख में स्थित है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, ये अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया। पश्चिम बिंदु में है गौरमोता या गुहार मोती, जो ये कि ये गुजरात में है। पूर्वी बिंदु में कौन है? किवितु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश कहाँ पर स्थित है? ये तो तमिलनाडु में स्थित है। हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ का उत्तर से दक्षिण क्रम है, तो क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आप इसको नोट कर सकते हैं। VVI इसको आप लिखिए, ये क्वेश्चन इसको सिक्वल में पूछता है। ये क्वेश्चन पूछा गया BPSC TRE 2 में कि हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम है, क्या क्रम है? तो क्रम वाइज बताना है इसमें। तो काराकोरम पहला आ जाएगा, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। आगे देखते हैं। भारत मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ पर काटती है। तो मानक भारत का जो है मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा, जो मानक समय रेखा है और कर्क रेखा, वह एक दूसरे को कहाँ पर काटती है? तो ये छत्तीसगढ़ पर काटती है। छत्तीसगढ़ एक राज्य है जिसकी राजधानी रायपुर है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो लगभग 6100 किलोमीटर। आगे, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो किस राज्य को स्पर्श करती है आपको पता है? तो अरुणाचल प्रदेश को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहले तो फ्रेंड्स दूसरा था, बट अभी जनसंख्या बढ़कर भारत पहला स्थान पर आ गया है, इसलिए मैंने इसको काट के पहला लिख दिया है। तो आपको भी याद रखना है। अब हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत पूरे विश्व में पहला स्थान है। असम की सीमा
असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो ये 7 राज्य जो कि असम को स्पर्श करती है। रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो ये हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप और दूसरा शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो भारत किस जल संधि से श्रीलंका से पृथक होता है? तो ये हो जाएगा पाक जलमंडलो मध्य। जितना भी फ्रेंड इसमें मैं क्वेश्चन आंसर आपको करा रहा हूँ, ये एग्ज़ाम में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए बन सकता है और बनेगा ही बनेगा, मैं आपको गारंटी कहता हूँ। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर है, प्योर एनसीईआरटी का। ये कोई भी आलतू फालतू क्वेश्चन इसमें नहीं लिया गया है। आप बस इसको क्लास आराम से, अगर समझ में नहीं आता है 1 से 2 बार रिपीट मोड में आप इसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के कौन सा राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है? तो कौन सा राज्य है? तो ये जगह त्रिपुरा, जिसकी राजधानी हो जाएगा अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए, तो इसकी राजधानी है अगरतला। भारत के महत्वपूर्ण चैनल, इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनता है, कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए, यहाँ से एक प्रश्न बनता ही है। 9 डिग्री चैनल कहाँ पर है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य। 8 डिग्री चैनल कहाँ पर है? मालदीव और मिनिकॉय के मध्य पर है। ग्रेट या महान चैनल कहाँ पर है? सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य में। पाक स्टेट जलमंडलो मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य में है। अगला, माहिम क्रीक कहाँ पर है? एक पतली सी निवेशिका जो कि मुंबई में है। कच्छ की खाड़ी, तो ये कहाँ पर है? पश्चिमी गुजरात में। खंबात की खाड़ी कहाँ पर है? पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती के मुहाना पर। आगे देखते हैं, लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। अगला, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में। कोको स्टेट जलमंडलो मध्य कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य में। डंकन पास कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में। अगला, 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार के मध्य में। आगे देखते हैं, मैकमोहन रेखा के बारे में पढ़ते हैं कि मैकमोहन रेखा कहाँ पर है, क्यों इसका नाम पड़ा। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। तो कब की गई थी ये? अंग्रेज शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई, जिसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न बनेगा, भारत व चीन के मध्य कौन सी रेखा बनती है? तो आपको बताना है, तो मैकमोहन रेखा। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। तो फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, इससे प्रश्न 1 नंबर का जरूर बनता है, आप इसको याद रखना है आपको। अब हम लोग पढ़ते हैं रेड क्लिफ के बारे में, कि रेड क्लिफ का नाम क्यों पड़ा और क्या कहता है इसके बारे में। विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था।
इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेडक्लिफ रखा गया था। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा बनती है? तो रेडक्लिफ रेखा बनती है। तो इसका कब नामकरण हुआ था? जब विभाजन हुआ था 17 अगस्त 1947 को। उसके मध्य निर्धारित जो सीमा होगी रखी गई थी उसका नाम था रेडक्लिफ रेखा के नाम से उसको जाना जाने लगा। बस इतना ही फ्रेंड्स समझिए उसे। और इसका नाम वगैरह नहीं पूछता है कि किसके नाम पे रखा गया था, बस यही पूछा जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा बनती है, तो आपको बताना है रेडक्लिफ रेखा। तो फ्रेंड्स हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, भारत का भूगोल का सामान्य परिचय। अब इसके बाद हम लोग फ्रेंड्स पढ़ेंगे भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम लोगों का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। जितने भी एनसीईआरटी के प्रश्न इसमें बनने थे सारा प्रश्न हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको 1 से 2 बार आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको 100% पूरा वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने कराया है आपको याद हो जाएगा और इससे बाहर एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। आप फ्रेंड्स खुद अपने से एनालिसिस करके देखिए कि ये सब प्रश्न एग्ज़ाम में पूछता है कि नहीं, जो कि एनसीईआरटी से हूबहू मिलता है। यही सब प्रश्न आपको एग्ज़ाम में पूछता है, डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा आपको जिस तरह मैंने आपको कराया है। इसमें आप खुद देख सकते हैं कि ये सब एग्ज़ाम में आता है कि नहीं प्रश्न। आप लोग एग्ज़ाम तो दिए होंगे तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में ऐसा ही प्रश्न आता है। तो फ्रेंड्स ये एनसीईआरटी वाला हम लोग सेशन लगातार चलेगा और अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा वीडियो में तो हम आपको लाइव में भी इसका पढ़ाएंगे। और आपको अगर इसका एमसीक्यू चाहिए, जैसे थ्योरी पढ़ लिए फिर एमसीक्यू, तो मैं आपके लिए एमसीक्यू भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और आपको अगर किसी और का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर आप हमें बताएं। और फ्रेंड्स इस क्लास का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन होकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।